नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। सरगुजा संभाग के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आदिवासी बहुल्य बस्तर संभाग से कर दी है। सीएम ने अपने दौरे की शुरुआत कोंटा से की, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। इतना कि नहीं, उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत बस्तर संभाग से कर दी है। सीएम जैसे ही कोंटा पहुंचे, स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से बातचीत की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया और सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। उप तहसील जगरगुंडा को तहसील बनाया जाएगा। उप तहसील दोरनापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा मिलेगा। पंडागांव और जगरगुंडा में विद्युत सब स्टेशन बनेगा। कोंटा में 30 बेड के अस्पताल को 50 बेड का किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यों से बीजेपी घबराई हुई है और यही वजह है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लाभ के लिए ध्रुवीकरण कर रही है। सत्ता में तो आ सकते, मैं पहले भी कहा, लेकिन इससे देश को नुकसान है। देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, बोली भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग रहते हैं और सब लोग का ये देश है। तो इसमें भाईचारा प्रेम का संदेश देना चाहिए, न कि डर और भय का वातावरण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासियों के लिए विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का फोकस बस्तर पर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 29 में से सबसे ज्यादा सीटें बस्तर संभाग में हैं। बस्तर जोन आदिवासी बहुल इलाका है। 12 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। कहा जाता है कि बस्तर के आदिवासी जिस पार्टी को वोट देते हैं, उनका सत्ता में आना तय हो जाता है और यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर बस्तर पर है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का असर 2023 में जरूर देखने को मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस दौरे का असर राजनीतिक लिहाज से कितना होता है। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, इसका फीडबैक जिस तरह से लिया जा रहा है उसमें कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्र की जनता को जो सौगातें मिल रही है वो कितना फायदा क्षेत्र की जनता और राजनीतिक दल को देती हुई नजर आती है। आज इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुंदरानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी आप ही से कर लेते हैं। बस्तर का दौरा, उससे पहले सरगुजा का दौरा, आदिवासी अंचल और यहां पर सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते नजर आ रहे हैं। क्या अब यह माना जाए कि सौगातों के जरिए आदिवासी वोट बैंक को साधने की तैयारी? देखिए दीपेश जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं जो आम जनता के लिए बनाए गए हैं, धरातल पर क्या स्थिति है, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कहीं कठिनाई तो नहीं हो रही, इसको भी समीक्षा कर रहे हैं। साथ साथ में उस क्षेत्र की जनता हमारी सरकार से और क्या उम्मीद कर रही है और किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, और जनता से सीधा संवाद स्थापित करें। स्वाभाविक सी बात है, पूरे प्रदेश की जनता जो मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार के कामों से काफी लाभान्वित हुई और खुश भी है। और जो सरकार जनता के बीच जाएगी और जनता से सीधा संवाद स्थापित करेगी और जनता के हितों की बात करेगी, निश्चित तौर पर उसका लाभ उसको मिलेगा। और जनता काम करने वाली सरकार चाहती है और 3.5 साल के कार्यकाल में वो भूपेश बघेल जी की सरकार ने स्थापित किया है और जितने हमने काम किए उसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। जैसे मैं अगर बस्तर की बात करूं तो अभी बस्तर बटालियन पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके पहले हमने एनएमडीसी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जो पोस्ट है उसे भर्ती की बात कही थी और बस्तर के जमीनी चिन्ह अस्पताल ने काम किया।
सबसे बड़ी बात देखेंगे जो बस्तर क्षेत्र है जहाँ पे उनके आर्थिक संसाधन है वनोपज, तो तेंदुपत्ता का जो मानक दर 40 बोर्ड हमारी सरकार के द्वारा किया गया और 65 वनोपज के समर्थन में खरीदी की जा रही है। उसके साथ साथ उस क्षेत्र के स्वास्थ्य रोजगार हर विषय पर हमारी सरकार काम कर रही है। स्वाभाविक सी बात है इसका लाभ हमारी सरकार को मिलेगा और हमारी सरकार की कर्तव्य है कि जनता का जो जिम्मेदारी हमको मिला है हम उसे पूरा करें। बिल्कुल, मैं लौटूंगा, कई और सवाल रहेंगे। सुंदरानी जी, पिछले 3.5 वर्षों में लगातार प्रदेश में काम करने के बाद अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं, सौगात भी वे लगे हाथों दे रहे हैं। बस्तर अंचल के दौरे के दौरान पहले ही दिन कई सौगातें उन्होंने दी है। उप तहसीलों को तहसीलों का दर्जा दे दिया गया है, कहीं स्वास्थ्य केंद्रों में सौगात दे रखे हैं, कहीं अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ा रखे हैं। ये 2023 के लिहाज से बीजेपी को बड़ी चुनौती नहीं लगती? दिपेश जी, बिल्कुल चुनौती नहीं है। 3.5 साल में जिस सरकार ने कोई काम नहीं किया और अब वो कितना भी कर ले काम धरातल पे चालू नहीं करा पाएंगे। वादे करना इनकी फितरत है। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर वादे तो चुनाव के समय में भी किए थे, लेकिन वे वादे पूरी जब 3.5 साल की सरकार का समय निकल गया तब कुछ नहीं कर पाए। तो बचे हुए लगभग 1 साल तो है, आखिरी 6 महीने तो चुनाव में निकल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जनता का कुछ भला कर पाएंगे। दूसरी बात, ये बता के जा रहे हैं, बिना बताए जाना चाहिए। अधिकारी लीपापोती करेंगे, बता के जाएंगे, वहाँ समस्याग्रस्त लोगों को मिलने नहीं देंगे, इनके पास आने नहीं देंगे। जो पीड़ित पक्ष है उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी नहीं। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कभी किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी हेलीकॉप्टर उतार के जनता से सीधा रूबरू होते थे। अधिकारियों को पता भी नहीं होता था कि वो किस गांव में जाने वाले हैं। सर, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये आपने भी सुना होगा सर। जिस राजनीतिक दल के फ्रंट लाइन के सभी नेता शहीद हो गए हों, वो नेता अगर बस्तर दौरे पर जा रहा है तो कम से कम इतनी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी होने दीजिए सर, कि जहां जा रहा है वहां पर व्यवस्थाएं हो जाएं। सरगुजा में तो गए थे ना सर, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर उतारा था। नहीं, जहाँ सेंसिटिव इलाके हो वहाँ बता के जा रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री जी की जान की चिंता है। हम तो चाहते हैं लंबी आयु दे भगवान उनको, कहीं पे भी कुछ ना हो। लेकिन अगर हम जनता का फीडबैक लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे स्थानों पर भी, मैं बस्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे छत्तीस बस्तर को छोड़ के जहाँ नक्सली समस्या है वहां तो निश्चित रूप से इनको बताकर पूरी सुरक्षा के साथ जाना चाहिए। मैं भी यही चाहूंगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां भी बता के जा रहे हैं और कोई भी मतलब इसका असर इसमें नहीं दिखेगा। जी जी, मैं लौटता हूं, एक कमेंट के शर्मा जी से ले लेते हैं। तो कैसे देखते हैं इस दौरे को? और शुरुआत भी आदिवासी अंचल से की जा रही है, वनांचल से की जा रही है, सरगुजा, और उसके बाद अब बस्तर अंचल। 2023 के लिहाज से आदिवासियों को साधने के मकसद से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण नजर आता है आपको, और इसके क्या मायने निकाले जाएं? शर्मा जी। देखिए, बस्तर को छत्तीसगढ़ सत्ता की चाबी कहा जाता है। जिसके हाथ में बस्तर होगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा, ये शुरू से ही ये बात मानी जाती है। और आपको बताया कि 12 विधायक वहां से आते हैं और सब पे अभी कांग्रेस का कब्जा है। 71 विधायक है कांग्रेस के। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जिस तरह से आदिवासी बेल्ट में जा रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, सीधी सीधी से स्पष्ट हो रहा है कि उस क्षेत्र में जा करके वहां की संस्कृति को बचाने का प्रयास करना, देवगुड़ी की बात करना। देवगुड़ी की बात पहले भाजपा शासन काल में भी हुआ था, इनको संरक्षित करने का, आगे बढ़ाने का, और जिसको लेकर के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाजपा ने भी इसको ध्यान दिया, कांग्रेस ने भी ध्यान दिया, और नक्सलाइट इसका विरोध नहीं कर पाए क्योंकि ये इसको देवता मान के चलते, प्राकृतिक देवता मान के चलते हैं। जितने भी वनों का संरक्षण या पहाड़ का संरक्षण की बात होती है, किसान आदिवासी अपना करते हैं। और जो वनोपज का मूल्य बढ़ाने के साथ साथ सी मार्ट हर जिले में खोलना, और आज सुकमा में भी 81 प्रकार के वनोपज यदि एक सी मार्ट में भी यदि मिल रहा है तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज, नक्सलाइट क्षेत्र में यदि कोई एसपीओ बनता है, नक्सलाइट कमांडर रहा हो, वो छोड़ के एसपीओ बन जाए, एसपीओ से वो पुलिस में इंस्पेक्टर तक पदोन्नत हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलाइटों को हम वापस लेने की बात करते हैं, तो लोगों जो नक्सलाइट जो भटक चुके युवा है उनको एक मार्गदर्शन ऐसे
मतलब एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो भी बात आ रही है, अब जहां तक बात हो रही है ध्रुवीकरण की बात आ रही है, सुबेरे मुख्यमंत्री ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, शाम को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भाजपा के, उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। और पीडीएस में जो बात आ रही थी कि 35 किलो के साथ 5 के सदस्य संख्या 4 से अधिक होता है तो हम उसको 7 किलो देते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही, शाम तक आया, उसमें 2500 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप भाजपा की ओर से लगा दिया गया। विद्युत कर्मचारियों का मामला है, संविदा वालों का नियमितकरण को लेकर हटाया गया, फिर अब जाके बात आ रही कि उनको नौकरी से निकालने का नोटिस मिल गया। तो भाजपा के पास भी मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास जो जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां तक पहुंच रहे और जो स्थानीय लोगों को लेकर के अभी कोई वहां गड़बड़ी नहीं आई, लोगों ने वहां पे संतोष व्यक्त किया। कोई समिति वहां पे 1.5 लाख रुपए जो है इसमें गोबर बेच के खाद बना के यदि महिला समिति आदिवासी क्षेत्रों में यदि इस प्रकार से स्वरोजगार के अवसर मिल रहा है दूरस्थ क्षेत्रों में, तो इसको एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी इस प्रकार से गाय को लेकर हो, चाहे नरवा को लेकर हो, चाहे सीमांठ हो, वनोपज के संरक्षण की बात हो, अधिक से अधिक वनोपज को आप समर्थन मूल्य में शामिल करना, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, नए स्टार्टअप का कहीं ना कहीं हम जिक्र कर रहे हैं यार। ये स्टार्टअप जब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है और अगर बस्तरांचल में भी अगर इस तरह के स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं तो एक इसकी चहुओर तारीफ तो होनी चाहिए और वो भी रखी है। मैं लौटता हूँ, मुख्यमंत्री ने आज कहा एक लाइन में, जी बोलिए। मुख्यमंत्री ने आज सुबह एक लाइन इसी पर कहा है कि भाजपा 15 साल रही और किसान को लेकर हो, चाहे मजदूर की बात करें या आदिवासी को रहे, उनको नहीं समझ पाई और जिसको हम समझ के उस दिशा में काम करें, ये बड़ी बात आज मुख्यमंत्री ने कही है। जी बिल्कुल। धनंजय जी, बड़ी बात का जिक्र शर्मा सर ने भी किया है और मैं भी सेकंड चर्चा में इसी पर आने वाला था। सवाल यही है कि एक तरफ आप लोग ध्रुवीकरण की बात कर रखे हैं, वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रखे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कई मसलों को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। हाल ही में कई मुद्दे शर्मा सर ने भी गिनाए हैं, कैसे देखते हैं और इनका सामना कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी? एक और महत्वपूर्ण सवाल, बस्तर अंचल के दौरे पर सरकार है और अगर बस्तर अंचल का जिक्र करते हैं तो वहीं से आदिवासियों के कई संगठन पैदल चलकर और राजधानी तक अपनी समस्या को बताने आए थे। क्या उन लोगों से मुलाकात होगी, उनकी समस्या के समाधान की बात होगी? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम है, जिस प्रकार से भी पूर्व विधायक सुंदरानी जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में घोषणा करके जा रहे हैं और वे लोग औचक निरीक्षण करते थे, तो भाई भेंट मुलाकात का मतलब ही होता है कि अमुक जगह प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ये जनता को पता होना चाहिए ताकि जनता अपने समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, यदि कोई परेशानी उसको लेकर मुखिया के पास आकर बात रख सके। ये होता है कि जनता के प्रति दायित्व, ये नहीं कि चोरी छुपा चले जाना, कौन आया कौन गया पता चले। दूसरी बात, भेंट मुलाकात कार्यक्रम हर वर्ग से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हर वर्ग से चर्चा करेंगे, हर वर्ग विषय को जानेंगे, सरकार की योजनाएं जो वहां तक पहुंची हुई है उसमें कितना लाभ लोगों को मिला है और वहां के क्षेत्रीय जनता हमसे क्या लाभ चाहती है, ये सारे विषयों पर चर्चा होगी हर विषय पर। तो इसी तरह जो कार्यक्रम जो किया गया है, सरकार की योजना के साथ साथ जनता के बीच जो संवाद स्थापित होनी चाहिए उसको लेकर किया गया है। और एक और बता देता हूँ दीपेश जी, एक समय ऐसा था 15 साल के शासनकाल में जब बस्तर के नक्सलवाद की चर्चा इस प्रदेश के बाहर होती थी, हमारी सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद आप देखेंगे बस्तर की कॉफी की चर्चा दिल्ली में होती है, बस्तर के जो मिलेट मिशन कार्यक्रम है उसकी चर्चा दिल्ली में होती है, बस्तर के रोजगार के कार्यक्रम की चर्चा दिल्ली में होती है। तो जो स्वरूप बस्तर का बदला है, लोगों के हाथ में रोजगार है। एक समय ऐसा था 15 साल के शासनकाल में मलेरिया से बस्तर क्षेत्र में पीड़ित रहा है, हल्का से बारिश हो जाए तो फिर डायरिया चीजें वो फैल जाती थी। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से वहाँ पे कुपोषण दूर करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हार्ट क्लिनिक के माध्यम से वहाँ पे 30 लाख लोगों को जो है इलाज की सुविधा दी गई। बस्तर मुक्त मलेरिया बनाया गया, जिससे वहाँ के लोगों में जो स्वास्थ्य में सुधार उनका हुआ है। उसके साथ साथ रोजगार की बात किया है, अनेक रोजगार कार्यक्रम उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। उसके साथ स्वास्थ्य सुधार डेवलप करना, बिजली पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, लोगों से मिलना, संवाद स्थापित करना। और सबसे बड़ी बात, 15 साल तक जिस बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी बन के बैठे हुए थे अपने शासनकाल में, उस बस्तर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को दिया गया, जो 15 साल से मांग रहे थे। बस्तर विकास प्राधिकरण बनाया गया, मध्य विकास प्राधिकरण बनाया गया, सरगुजा विकास प्राधिकरण बनाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार लगातार क्षेत्र में काम कर रही है, उनके कानूनी अधिकार को दे रही है, उनके मौलिक अधिकार को दे रही है, उनकी भी जो समस्या है उसको हम दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। अगर देखेंगे
कि वहाँ मुख्यमंत्री जी गए हैं तो वहाँ पे जिस प्रकार जनता का शुक्रिया और उनका जो प्रेम झलका मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, सारी चीजें वहाँ पे देखी गई है। तो सारी चीजें साथ में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारी चीज एक साथ मिलती हुई नजर आ रही है, सारे अब लाभ एक साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, ये धनंजय जी का कहना है। सुंदरानी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है, ध्रुवीकरण को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम आदिवासियों को लगातार सौगात दे रखे हैं, धनंजय जी भी ये बता रखे थे, आदिवासियों को मिलती सौगात, और दूसरी तरफ आप लोग आदिवासियों के धर्मांतरण के मसले को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रखे हैं। वो इस तमाम चीजों को ध्रुवीकरण से जोड़ते नजर आ रहे हैं। कैसे मुकाबला होगा, कैसे सामना होगा? एक तरफ आदिवासियों का विकास, दूसरी तरफ आदिवासियों के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति। सुंदरानी जी, देखिए, अगर आदिवासी समाज संतुष्ट होता सरकार से तो सर्व आदिवासी समाज आंदोलन करने राजधानी पैदल मार्च करके नहीं पहुंचता बस्तर से। दूसरी बात, ध्रुवीकरण की बात हम नहीं कर रहे, धर्मांतरण की बात तो हम करेंगे। अगर भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर ये धर्मांतरण इनका कराया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी आवाज भी उठाएगी और उनको अपने धर्म में वापस लाने का प्रयास भी करेगी। जहाँ कुछ हद तक हम कहीं कहीं सफल भी हुए, कहीं हम धर्मांतरण को रोक पाने में विफल रहे, लेकिन सरकार का संरक्षण उन लोगों को है जो धर्मांतरण करा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्या? मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि वो धर्मांतरण होने दें और हम उनको चुपचाप देखते रह जाए? कभी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का धर्मांतरण हो या अन्य छत्तीसगढ़ के लोगों का धर्मांतरण हो, चाहे किसी भी वर्ग जाति हो, किसी भी जाति से हो, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध ही नहीं करेगी, बल्कि उनको खदेड़ेगी धर्मांतरण करने वालों को। ठीक ठीक, मिलौटता हूं। मुख्यमंत्री जी इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, हम तो करेंगे। अगर वो उनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको कानून के दायरे में लाए, गिरफ्तार करें, हम धर्मांतरण कराने वालों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिस स्तर पर संघर्ष करना पड़े। ठीक, शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, इस तरह के दौरे क्या संगठनात्मक स्तर पर भी असर डालते हैं? क्योंकि अगर प्रदेश का मुखिया दौरे पर पहुंच रहा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हो रही है, नेता भी मिल रहे हैं, तो संगठनात्मक कसावट के तौर पर भी इसे देखा जाए, अपनी योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ साथ प्रशासनिक कसावट के इतर? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जब दौरा कर रहे हैं तो वो, आपको जानकारी है कि मुख्यमंत्री के पहले वो प्रदेशाध्यक्ष भी थे, पीसीसी अध्यक्ष थे, तो वो उनके संगठन में जो है अभी उनसे पूरा उनका संपर्क बना हुआ है, जीवन संपर्क कहा जा सकता है। तो वहां पे जब जा रहे हैं तो वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हो रही, कार्यकर्ताओं की क्या मांग है, विधायकों के खिलाफ नाराजगी है कि उनके कार्यों को लेकर किस प्रकार से फीडबैक मिल भी रहा है विधायकों को लेकर के, आगामी चुनाव की दृष्टि से देखें तो कार्यकर्ताओं के जो संगठन चुनाव होने वाला, जिला अध्यक्ष किस ढंग से काम कर रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका क्या है, तो पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य है कि नहीं है, निचले स्तर पर है। इसके साथ ही जो उनकी मांग क्या आ रही है आगामी चुनाव को लेकर, उनकी क्या मांग है कि स्थानीय स्तर पर क्या ऐसा काम किया जाए जिससे उस क्षेत्र के लोगों के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की ओर है कहा जाए, तो उसे बनाए रखने की जो बात आ रही है। जो घोषणा पत्र के क्रियान्वयन जो हो रहा है, जो नरवा गुरवा भारी के माध्यम से हो, चाहे सी मार्ट के माध्यम हो, वनोपज खरीदी का मामला आदिवासी क्षेत्रों में, तो कुल मिलाकर के इन सब का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज पहले दिन सुकमा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में एक भी अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की नौबत नहीं आई, चाहे वो अस्पताल भी गए, वो स्कूल भी गए और सी मार्ट का उद्घाटन भी किया, अधिकारियों के साथ, उनके निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के साथ उनकी मुलाकात हो रही। नहीं तो अंबिकापुर, दूसरी चीज वहां पे एक भाषा की भी बात आती है डायरेक्ट, वहां पे आज देखने को आया कि जो कवासी लखमा मंत्री है वो दुभाषिया की भूमिका में भी वहां पे नजर आए, समझाने के लिए जनता और मुख्यमंत्री के बीच क्या क्या चर्चा हो रही, क्या पूछ रहे हैं, क्या जानकारी चाहिए मुख्यमंत्री को, इसको लेकर भी। तो हाँ, छत्तीसगढ़ भले छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ भाषा बोली को लेकर एक कहा जा सकता है कि कुछ कुछ दूरी में इसमें परिवर्तन आता है। तो वो स्थिति बस्तर में भी है। तो बस्तर के लोगों को संतुष्ट करना, ये आदिवासी क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसका विकास एक बड़ा एक माध्यम ही है। शुरू से ये बात कही जा रही है, जब विकास यदि होगा तो जो लोग नक्सलाइट की ओर झुकाव उनका होता है वो रुकेगा, और जल जंगल जमीन की सुरक्षा की जो बात करते हैं, चाहे राव घाट के मामले को लेकर बात हो या नगर पंचायत को ग्राम पंचायत में तब्दील करने की बात हो, 5वीं अनुसूची लागू करने की बात हो, चाहे पेशा कानून की बात हो, तो आदिवासी हितों को लेकर राज्यपाल भी गंभीरता दिखा रही है, मुख्यमंत्री भी गंभीर है।
तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी हित के लिए जिस तरह से चिंतन हो रहा है, यदि वास्तव में वो क्रियान्वित हो गया तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ कहीं नंबर 1 राज्य की जो बात आती है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़, तो मुझे लगता है कि उसको नजदीक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक और चीज शर्मा जी मैं ये भी जानना चाहूंगा, अभी जो दौरे चल रहे हैं, आपने सरगुजा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम को भी बहुत करीब से देखा, अभी बस्तर में भी ये मुख्यमंत्री का जो दौरा चल रहा है, लोगों का रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? क्योंकि ये आप और हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ जता देती है, बता देती है, वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है 23 के लिहाज से, लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या नजर आ रही है? देखिए, एक चीज तो ये आज पहला दिन था, अभी तो और सामने आएगा बस्तर में किस ढंग से, लेकिन सरगुजा में जिस तरह से लोग सामने आ रहे थे कर्मचारियों को लेकर के, अपनी शिकायतों को लेकर के, जैसे एक महिला सामने आ गई थी, देखिए उसमें चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन बस्तर में जो आदिवासी हैं उनकी भाषा की भी समस्या है। मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री के संवाद की बात आ रही है, तो मंत्रियों को बीच में बात करना पड़ रहा है, तो उनके साथ संवाद को लेकर के, और अभी तक कोई ऐसी शिकायत की बात नहीं आ रही उनकी। देखिए, गरीब मतलब बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, दरिद्र नारायण की सेवा की बात कर मुख्यमंत्री आज सुकमा के लिए निकले हैं, तो उस क्षेत्र में देखेंगे छोटी छोटी आवश्यकता है उनकी, कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन संस्कृति को जोड़ करके उनके छोटे छोटे विकास को जो ध्यान में रख के वहां पे काम हो रहा है। मुझे लगता है आज तो कोई शिकायत की बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अन्य जिलों में जब जाएंगे तो वहां की स्थिति क्लियर होगी कि जनता में वास्तव में विकास कार्य वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अधिकारी कर्मचारियों के प्रति जनता का रिस्पांस किस ढंग से है। ठीक है, वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है। धनंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सुंदरानी जी की बात पर? देखिए, मैंने कहा कि सुंदरानी जी की जो पार्टी है वो कई बार बोलती है कि आदिवासी वर्ग जो है लालच में आके धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे ओछी राजनीति करने से भाजपा को बचना चाहिए। 15 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा अनुसूचित क्षेत्र में चर्च का निर्माण हुआ है, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए हैं, और उस दौरान सबसे ज्यादा हिंदू संगठन जो है भाजपा सरकार का प्रसन्न थे। हमारी सरकार के पास एक भी शिकायत अभी तक नहीं आई। हमने कई बार कहा भाजपा नेता धर्मांतरण जानकारी दीजिए, तो ओछी और झूठी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी जनसमर्थन खो चुकी है। अब भूपेश बघेल जी की बस्तर में गए हैं, बस्तर को कई सारे सौगात देंगे, बस्तर की जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं, बस्तर की समस्या है उसे निराकरण करेंगे। हमारा लक्ष्य बस्तर को एक नया बस्तर बनाना है, छत्तीसगढ़ को एक नया छत्तीसगढ़ बनाना है। ठीक, सुंदरानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अब ये तो वक्त बताएगा क्या कर धर्मांतरण के मसले को लेकर राजनीति किस तरह की है और 23 पर असर क्या पड़ता है। सुंदरानी जी बोलिए। दीपेश जी, धनंजय ठाकुर जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा चर्च हमारे शासन में बने, तो हम तो सर्वधर्म संभाव पे विश्वास करते हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है, लेकिन प्रलोभन देकर दूसरे धर्म के लोगों को अपना धर्म स्वीकार कराना, हम इस परिपाटी के विरोध में। हमने हमारे 15 साल के शासन काल में कभी किसी को धर्म को लेकर परेशान नहीं किया। शिकायतें लिखी नहीं जा रही साहब, खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, कई सारे मामले हम लोग दिए हैं। मीडिया में लाइए ना सर, सार्वजनिक कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए, इन आंकड़ों को सार्वजनिक कर दीजिए। अगर इस तरह के आंकड़े हैं तो फिर उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए। खैर, वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं और माफी के साथ इस चर्चा को हम यही विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन दौरों का 2023 के लिहाज से असर कितना होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।